सोसायटी अँड सेक्युलरिझम यासाठी कार्यशाळेचे कोर्सेस बनवलेले आहेत. जातीय राजकारणाचा धोका, मानवाधिकार, धर्मनिरपेक्षतेची मूल्य, समान नागरी संहिता, फाळणीची शोकांतिका, काश्मीर, इम्ब्रोग्लिओ आणि इतर विषयांवर ते नियमित चर्चासत्रे आणि कार्यशाळा घेतात. ते अनेक वार्तापत्र आणि मासिके यात नियमित लिहित असतात. त्यांच्या विचारांना उत्तर देणं जमत नसल्यामुळे जून 2019 च्या सुरुवातीला अज्ञात व्यक्तींकडनं त्यांना आमच्या धर्माच्या विरुद्ध बोलू नका अशा धमक्या देखील आल्या होत्या. पण ते काही अशा धमक्यांना घाबरणारे नाही आहेत. तर त्यांना आजपर्यंत त्यांच्या या कामासाठी अनेक मानसन्मान मिळालेले आहेत. तर इंदिरा गांधी नॅशनल इंटिग्रेशन अवॉर्ड आहे, 2006 साली मिळाला आहे. नॅशनल कम्युनल हार्मोनी अवॉर्ड आहे, 2007 साली. त्यानंतर जायंट ग्रुपनी त्यांचं ॲप्रिसिएशन अवॉर्ड दिलेला आहे 2003 साली. अशी अनेक त्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पारितोषिक मिळालेली आहेत. डॉक्टर राम पुनियानी. अध्यक्ष महोदय और प्रिय दोस्तों, पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मीटिंग में बुलाया. और अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आपको एक दो बधाई ज़रूर देना चाहता हूँ. बधाई इस बात की कि आपके काम के 3 दशक पूरे हुए हैं और ये महत्वपूर्ण काम जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि आपकी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ये पूरे भारत में भी जोर पकड़ेगा, जिसकी बहुत ज़रूरत है. इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. दूसरा, डॉक्टर दाभोलकर जी ने जो इसकी स्थापना की, इसकी जो नींव रखी और उसमें अब जिस प्रकार के काम की तेज़ी आ रही है, वो निश्चित रूप से उसकी बहुत तारीफ़ की जाना चाहिए. और मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि आपका ये काम और फलेगा, बढ़ेगा और समाज में जो अंधविश्वास को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ एक विकास के रास्ते को मजबूत करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ. और दूसरा, जब मैं इस मीटिंग के लिए आ रहा था, अभी पहले का सत्र भी मैंने बहुत गौर से सुना. पहली बात जो मुझे आश्चर्यजनक लगी कि ये मीटिंग कन्वेंशन उस समय पे हो रहा है जिस समय में देश में ऐसी ताकतें जो विकासवाद को समाप्त करना चाहती हैं, वो पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही हैं. और वो पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है मतलब हम जो रैशनलिज्म में मानते हैं, तर्कवाद में मानते हैं, विकासवाद में मानते हैं, हमारी जिम्मेदारियां पहले से बहुत बढ़ती जाती हैं. खैर, मेरे पहले डॉक्टर पाटकर बात कर रहे थे, उनसे मैंने कुछ समझने की कोशिश की कि विकास की कल्पना क्या होती है. और अपने मुख्य विषय पर आने के पहले एक बात और भी कह दूं, वो खैर इंसिडेंटल है, वो दैट इज़ नॉट द मेन पार्ट ऑफ माय टॉक. ये जो विकास की बात हम करते रहते हैं और ख़ास तौर से हम में से ज़्यादा लोगों ने अभी जो पिछले हफ्ते हुआ ना कि आर्टिकल 370 35A उसको हटाया, तो सब उसमें से आधे लोग बड़े कंफ्यूज हो गए और बोले नहीं, इससे कम से कम कश्मीर का विकास बहुत अच्छा होगा. अब मैं जब कश्मीर के विकास की बात करने लग गया तो मेरे पास कई सारे डेटा आ गए. एक फेसबुक पोस्ट आई बहुत अच्छी. उन्होंने बताया कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट इंडाइसेस ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के विकास के जो आंकड़े हैं, वो कश्मीर के आंकड़ों का एवरेज पूरे भारत के आंकड़ों से बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर से यूपी के आंकड़ों से डबल है. तो इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि ये विकास की आखिर में हम क्या प्रकार की कल्पना करें, उसको कैसे डिफ़ाइन करें. तो मैं इस बात पे नहीं जाने वाला कि आज हम कैसे एक औद्योगिक युग में हैं, उसमें भी मैं एक्यूरेट नहीं रहूँगा. औद्योगिक युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला युग हमारे दरवाजे पे बहुत मजबूत दस्तक दे रहा है, जिसको रोकना भी बहुत मुश्किल है. तो विकास के बारे में एक तो ये कल्पना होती है. अब दूसरा, मैं विकास को कैसे समझता हूँ. मैं विकास को एक यात्रा के रूप में देखता हूँ, एक ऐसी यात्रा जिसमें समाज समानता की तरफ जाना चाहता है. ये मेरे विकास की परिभाषा है. समाज में
गैर बराबरी है, असमानता है, पुरुष पुरुष के बीच में, पुरुष स्त्री के बीच में, सवर्ण और दलित के बीच में ये जो असमानता है, उसकी खाई को पाटना, उस असमानता को दूर करना, ये मेरे लिए विकास की सबसे बड़ी परिभाषा है। और उसके चलते मैं अपने जो विचार आज रखूँगा, ज़्यादातर भारतीय समाज से, थोड़ा बहुत यूरोप के भी उदाहरण लूँगा, क्योंकि आजकल यूरोप के उदाहरण लेने से मुझे डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि यूरोप की कुछ भी बातें करें तो लोग ज़्यादातर बात करते, आप तो विदेशी मूल्यों की बात कर रहे हैं। अब मैं तो ऐसा मानता हूँ, मूल्य न देशी होते हैं न विदेशी होते हैं, मूल्य पूरी मानवता के होते हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। पर फिर भी थोड़ा सा डर लगता है। और थोड़ा सा और भी एक रोचक बात पहले से ही जोड़ देता हूँ, देशी विदेशी का जब बोले तो मुझे एक ही चीज़ लगती है जो देशी या विदेशी होती है, और वो कौन सी है? वो शाम को कुछ लोग एंजॉय करते ना, वही है। उसको छोड़कर मुझे, जहाँ तक मानवता का सवाल है, मूल्यों का सवाल है, देशी विदेशी मुझे कुछ नहीं लगता। जहाँ से अच्छा मिले वो मेरा है, जहाँ से अच्छा मिले वो पूरी मानवता का है। इसीलिए हमारे वेदों में एक बहुत प्यारा वाक्य है, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वता। दुनिया के अच्छे से अच्छे विचार मुझ तक आए, मैं उनको स्वीकार करूं और अपने विचारों को दुनिया तक ले जाने की कोशिश करूं। यही एक मानवता के विकास की यात्रा है। तो खैर, यात्रा आसान नहीं होती है। भाषण देना कई बार आसान होता है, पर आंदोलन करना और यात्राएं ज़्यादा मुश्किल होती हैं, ये बात मैं पहले से आपके सामने रख दूं। तो खैर, प्राचीन भारत में जब हम देखते हैं तो यहाँ जो समाज था, एक गैर बराबरी का समाज। और अगर आप बुरा न माने तो ये शब्द एक मैं इस्तेमाल कर दूं जो मैं नहीं करना चाहता, वो शब्द है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद जो हमारे खून खून में, समाज में दौड़ता रहता है। और ब्राह्मणवाद की मुख्य आधारशिला है गैर बराबरी। यहाँ एक बात का ख्याल कीजिए, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, मैं ब्राह्मणवाद के विरोध में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि भारत में जो समता की यात्रा चालू होती है, भारत में समता की यात्रा ब्राह्मणवादी मूल्यों के विरोध में भी चालू होती है। क्योंकि यहाँ जो गैर बराबरी थी, एक जाति की, दूसरी लिंग की, उसका पूरा जो उसका अभिव्यक्ति वो ब्राह्मणवाद में होती थी। और इसी के विरोध में जो यहाँ आंदोलन हुए, आंदोलन, वैचारिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, जिन्होंने समाज की जड़ों को हिला दिया, उसमें से दो चीज़ों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। और एक खास तौर से चारवाक लोकायत ट्रेडिशन। अब लोकायत ट्रेडिशन, चारवाक ने एक तरफ से ये कहा कि ये जो वेद हैं, उस समय कहा जाता था वेद तो ब्रह्म वाक्य हैं। अब ये बात देखिए, कई धर्मों में ये सब चीज़ें समान समान मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जिनको हम धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, उनकी उत्पत्ति कहा जाता है ऊपर से होती है। खैर, अब हम जैसे छोटे छोटे लेखक भी हैं, हम तो भी लिखते रहते हैं, उनको तो धर्म ग्रंथ कहा भी नहीं जाता, और हमें इच्छा भी नहीं है कि उनको धर्म ग्रंथ कहा जाए। वो हमारे एक मानव समाज की एक कृति है। और उसी बात को चारवाक ने कहा कि आप क्या कहते हो कि ये वेद ब्रह्म वाक्य हैं? वेद तो मानव समाज के ही बनाए हुए हैं। अब जब मानव समाज के बनाए हुए हैं तो यानी उनकी अथॉरिटी कम हो गई, तो जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है वो कमज़ोर हो गया, कमज़ोर होने लग गया। तो इसके खिलाफ एक प्रचार आया कि ये जो चारवाक ट्रेडिशन है, जो लोकायत बात करती है, ये लोग तो नास्तिक हैं। तो यहाँ नास्तिकता की एक परिभाषा, नास्तिकता की पहली परिभाषा कौन सी? कि जो लोग इस बात को नहीं मानते कि वेद ब्रह्मा का वाक्य है, वो लोग नास्तिक हैं। और नास्तिक होना, बात ख्याल कीजिएगा, नास्तिक होने को एक पाप बताया गया। ये नास्तिक होने का पाप जो भी करेगा, उसको अगले जन्म में, एक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं जैकल, मैं हिंदी शब्द भूल गया, हिंदी क्या म्हणता, मराठी क्या म्हणता अपन? हाँ, तो वही, तो उसको अगले जन्म में जैकल का, सियार का जन्म लेना पड़ेगा। ये उनको एक पनिशमेंट के रूप में पहले दे दिया गया। तो आपको तो ये पता है, हमारे यहाँ ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जो जब किस प्रकार से पनिशमेंट देते हैं, तो ये फ्री
फ्री थिंकर्स जो स्वतंत्र रूप से सोचकर विवेक को लाने की कोशिश की गई थी, यहीं से उनके विरोध की शुरुआत होती है। और विरोध की शुरुआत क्यों होती है, ये दूसरी बात मैं लाना चाहता हूँ अपनी समझ में, और वो ये बात है कि जो भी विचार समाज में बराबरी लाना चाहते हैं, समता लाना चाहते हैं, उनके विरोध में फेथ और जो ऊपर का अंधविश्वास है उसको लाकर इन विचारों को, बराबरी के विचारों को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। तो खैर, एक तरफ मैं चारवाक की इन कोशिशों को देखता हूँ जो इस दुनिया को सच मानते हैं, इस दुनिया को मटीरियल वर्ल्ड इज ट्रूथ और इसी के समस्याओं को लेना चाहते हैं। यहीं खैर महात्मा गौतम बुद्ध, समय के आगे पीछे को मैं छोड़कर कह रहा हूँ, भगवान गौतम बुद्ध वो भी जब आते हैं तो वो भी इसी प्रकार की बात करते हैं कि ये दुनिया सच है, ये दुनिया में जो दुख है, पीड़ा है, अन्याय है, गैर बराबरी है, ये सच्चाई है। अब उन्होंने ये क्यों कहा ये सच्चाई है? सरल बात है, जब तक आप किसी समस्या को समझेंगे नहीं तो आप उसको दूर नहीं कर सकते। तो किसी भी समस्या को दूर करने का पहला कदम होता है उस समस्या को सही रूप से पहचानना। पता नहीं, शायद डॉक्टर पाटकर को मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, वो मेडिकल साइंस से होंगे, थोड़ा बहुत मेरा भी परिचय मेडिकल साइंस से है, मेरा भी बैकग्राउंड मेडिकल साइंस से है। तो इतना बताना चाहता हूँ कि जब तक बीमारी का डायग्नोसिस सही नहीं है उसका इलाज नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध ने इस बात को सामने रखा कि ये जो सवाल है ये हमारी दुनिया के सवाल हैं, और जब आप इस दुनिया के सवाल को देखते हैं तभी आप उस दुनिया के सवालों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा समय के आगे पीछे जाकर बताना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध के आने के बाद समाज में क्रांति हुई। खैर, बीच में अपने जब मैं उम्र के 20वें 30वें साल के दौरान था तब क्रांति की एक अलग कल्पना दिमाग में चलती थी, जिसका संबंध कई बार बंदूक की नली से होता था, कई बार जिसका संबंध खून खराबे से होता था। पर अभी खैर उम्र के 70 साल के होने के बाद क्रांति की एक नई परिभाषा मुझे सीखने को मिल रही है, और क्रांति ये जो मैं आज समझता हूँ, यानी समाज के मूल्यों में रोज होने वाला परिवर्तन। ये कभी एक बार होता है, पूरी तौर से होता है, उसके विरुद्ध जाकर मैं सोचता हूँ आज हम एक भी कदम जो उठाते हैं विवेक की तरफ, बराबरी की तरफ, वो पूरा क्रांति का द्योतक होता है, और वहीं से समाज के बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो खैर, गौतम बुद्ध की ये बात कहने के बाद कि भाई समाज में दुख है, पीड़ा है, अन्याय है, असमानता है, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर अपने इतिहास की समझ में बताते हैं कि भारत में बुद्ध धर्म का आना ये क्रांति था। क्रांति क्यों था? क्रांति ये था, इसलिए था क्योंकि इसने समता की बात की। इसने समता की बात की, उसी के साथ साथ उसने इस जीवन को सत्य बताया। ये जीवन ही सत्य है कि आपकी दुख, पीड़ा और तकलीफ ये सत्य है, और जब आप इस सत्य को पहचानेंगे तभी इस सत्य को आप दूर कर सकेंगे। अब खैर, ये जो समता की तरफ एक बड़ा कदम आया, उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, बाद में चलकर एक प्रतिक्रांति आई। क्रांति, प्रतिक्रांति। क्रांति का रास्ता होता है समता की तरफ, बराबरी की तरफ जाना। प्रतिक्रांति का रास्ता होता है गैर बराबरी को समाज में वापस लेकर आना। और ये जो गैर बराबरी लाई गई, एक तरफ मनुस्मृति जैसे मूल्य और दूसरी तरफ शंकराचार्य जो बाद में आए। यहाँ मैं 3 चीज़ों को मिलाना चाहूँगा। एक तो मैंने अचानक आज मैं पढ़ रहा था अपने पुराने एक लेख को, उसमें एक उल्लेख आया कि रामचरितमानस में आपको पता होगा भगवान राम, अब खैर आपको मेरे भगवान शब्द के इस्तेमाल पे ज़्यादा बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत लेट रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं रैशनलिस्ट की मीटिंग में हूँ, पर फिर भी भगवान बोलने की आदत है, इसलिए उसको थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। भगवान राम जब दशरथ को अपनी पादुकाएं देते हैं, उसी के साथ वो उनको ज्ञान भी देते हैं कि राज कैसे करने का। तो क्या मंत्र देखते हैं? राज करते समय ख्याल रखना जो फ्री थिंकर्स हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, उनसे थोड़ा दूर बचकर रहना। ये समाज में बहुत अव्यवस्था क्रिएट कर देते हैं, अव्यवस्था पैदा कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मनुस्मृति में
इसका मुझे पहले ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पर मनुस्मृति में भी ये जो तार्किक सोच वाले हैं उनसे बचने की पूरी पूरी सलाह दी गई है। यानी जो भी लोग ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं, ऊंच नीच की व्यवस्था को लाना चाहते हैं, उन्हें विवेकवाद, तर्क, सोचना, रीज़न से बहुत तकलीफ होती है। इस बात को याद रखिएगा। खैर, अब ये हुआ एक तरफ, इस तरफ या, और फिर उधर दूसरी तरफ इसी गौतम बुद्ध की क्रांति के खिलाफ आते हैं शंकराचार्य। लगे हाथ बता दूं, आजकल कोशिश की जा रही है भारत के एक सिंगल सबसे बड़े आचार्य कौन से थे, और उसके रूप में उन्होंने शंकराचार्य जी का नाम प्रस्तुत किया है। जी मैंने ऐसे ही लगा दिया, डोंट टेक इट सीरियसली, शंकराचार्य का नाम प्रस्तावित किया है। क्यों शंकराचार्य का नाम क्यों प्रस्तावित किया जा रहा है? क्योंकि शंकराचार्य ने उस समय जो जाके 4 मठों की स्थापना की, उसी के साथ साथ उनकी विचार था कि ये जो गौतम बुद्ध की विचारधारा है कि ये दुनिया सच्चाई है, ये दुनिया ये है, उसके खिलाफ उन्होंने कहा जगत मिथ्या, जगत तो मिथ्या है, सत्य केवल एक है, वो है ब्रह्मा। और ये एक मेरा सरल सा फार्मूला है, इस दुनिया में जिन लोगों का पेट खाली है, जिन लोगों के कपड़े कम हैं, जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनके लिए जगत एक सच्चाई है। और जो समृद्ध लोग हैं, समृद्ध लोग ऊंची विचारधारा वाला कहेंगे अरे जगत मिथ्या है, उसको छोड़ दो, वो हमारी जेब में रहेगा। इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा, गॉडमैन की भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई है और स्टडीज़ होने की ज़रूरत है। ज़्यादातर गॉडमैन बोलते हैं हमने तो दुनिया को त्याग दिया है, और सबसे ज़्यादा दुनिया उनकी गोद में रहती है। जैसे एक वो शायद वो कौन थे, सत्य साईं बाबा है ना, सत्य साईं बाबा। और मैंने कहा यार ये तो इतने बड़े भगवान हैं, इतने, उन तो भगवान नाम भी यूज़ करते हैं। हाँ, एक दूसरी बात याद रखिए, ये नाम के सामने क्या प्रीफिक्स लगाना, ये बदलता रहता है। तो कभी वो सब स्वामी होते हैं, कभी वो साईं होते हैं, और बाद में चल के सभी लोग भगवान बन जाते हैं। मैंने कहा ये तो इतने बड़े त्यागी लोग होंगे। पता चला उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति का कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 140 करोड़ तो ऐसे ही पड़ा था, और उनके कुटिया में जो थे हीरे जवाहरात सोने चांदी, उसका हिसाब किताब उसके बाहर था। खैर एनीवे, तो मुझे एक बड़ी सरल बात समझी कि आप जितना दुनिया के त्याग की बात करोगे, दुनिया ज़्यादा उतने आप जेब में डालने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा सावधान रखने की कोशिश करना। तो खैर, तो एक तरफ क्रांति होती है गौतम बुद्ध, और प्रतिक्रांति आती है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। और वो सब लोग जो दुनिया में गैर बराबरी का विश्वास रखने चाहते हैं, वो इसी फिलॉसफी, आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र को लाते हैं कि ये जगत क्या है, ये जगत तो मिथ्या है। अब पता नहीं, जिसको भूख लगती है उसको पता है जगत क्या है। अब जिसका पेट पहले से भरा है वो तो बोलेगा ये क्या भूख लग रही है, तो मिथ्या है, तुम बस ब्रह्मा जी का ख्याल किए चलो। तो खैर, ये भारत के बैकग्राउंड की एक बात। अब दूसरा एक जो इसी में एक बड़ा उदाहरण दिखता है, जो हमको यूरोप में दिखता है। यूरोप में आप देखिए तो यूरोप में जो, खैर जिसको हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, डोंट बी, आई एम नॉट वेरी एक्यूरेट अबाउट माई टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंसेज, इसलिए उस बात को आप हमेशा परमानेंटली मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो खैर, मैं यूरोपियन समाज में इस पर लिए आ रहा हूँ कि यूरोपियन समाज में जो एक व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सोसाइटी, और फ्यूडल सोसाइटी के इसी गोद में से बाद में चलकर आधुनिक विज्ञान, खैर विज्ञान कोई आधुनिक और पुराना नहीं होता, ये मुझे एक लगता है, क्योंकि भारत में भी पुराने समय में भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए, विहिर मीर, आर्यभट्ट, चरक, जिन्होंने विज्ञान की बहुत रैशनल साइंटिफिक फाउंडेशन उस समय भी डाली थी। पर खैर, जिसको हम आधुनिक विज्ञान के रूप में कहते हैं, जो उसमें यूरोप में शुरुआत हुई, तो यूरोप में उस समय चर्च का बहुत बोलबाला था। अब यहाँ कई बार लोग कहते हैं कि चर्च और राजा, किंग एंड द पोप, उसका एक अलायंस था। बिल्कुल सही था। उससे ये बात बोलने की कोशिश करते हैं कि ये बात केवल यूरोप में थी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामंती समाज, जमींदारी समाज में एक तरफ सामाजिक आर्थिक सत्ता और दूसरी तरफ धार्मिक सत्ता, इनका हमेशा गठजोड़ रहता है। और ये गठजोड़ में राजा शासन करता है, और राजगुरु आपको बताता है कि राजा जो है वो डायरेक्टली किसका बेटा है? ऊपर वाले का बेटा। और मेरे जैसे लोग क्या है? ऐरे गहरे नत्थू खैरे। आपने नहीं सुना ये?
टॉम डिक एंड हैरी, वो ऊपर वाले का बेटा और हमारे जैसे लोग ऐरे गहरे नत्थु खैरे। तो ये जो यूरोप में अलायंस था, एक तरफ राजा और एक तरफ पोप का, उसके बीच में से क्रैक्स आना चालू हो गए और वो आधुनिक विज्ञान का वहाँ से हम एक बहुत बड़ा उभार देखते हैं। उसमें 2-3 वैज्ञानिकों के नाम मैं आपको बता दूं। एक गैलीलियो का नाम तो आपने सुना होगा, सभी ने सुना है, क्योंकि पहले वो गैलीलियो उस निष्कर्ष तक आ रहे थे, कोपरनिकस, बाद में गैलीलियो, ये सब जो बात कर रहे थे कि पहले हम मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अब ऊपर से तो लगता यही है ना, सवेरे बेचारा इधर से आता है, शाम को उधर से चला जाता है, तो सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। और इन्होंने कैलकुलेशन करके कहा नहीं भाई, उल्टा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। धर्म गुरुओं क्या प्रॉब्लम था ये बात सोचने से, इस पर हम आएंगे। पर गैलीलियो का एक मजेदार किस्सा बताना चाहता हूं। उस समय चर्च ने गैलीलियो को नरक में भेजने का फैसला कर दिया। नरक नहीं, ये क्रिश्चियंस में नरक नहीं होता, क्या होता है? हेल। हाँ, मैं कंफ्यूज रहता हूं क्योंकि वो तो सर नरक तो हिंदुओं का रहता है ना, और वो मुसलमानों का क्या रहता है? मुसलमानों का वो जहन्नुम वगैरह कुछ कुछ। मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं, ये मरने के बाद वाला वीसा पासपोर्ट अभी क्लियर नहीं हुआ मेरा। ठीक है, चलिए। अब तो उन्होंने गैलीलियो को नरक में, हेल में भेजने का फैसला कर दिया। 1992 मुझे बहुत कारणों से याद आता है। एक तो अपनी वो बाबरी मस्जिद को ढाया गया, जिसके बाद मुझे लगा बाबा ये सांप्रदायिकता का मामला सुपरफिशियल नहीं है, ये कुछ गहरी चाल है। उसी साल एक और बड़ी घटना हुई कि चर्च ने फैसला किया कि हमने जो गैलीलियो को नरक की सजा दी थी वो गलत थी, क्योंकि वो तो सही कह रहे थे, पृथ्वी तो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो वो नरक की सजा को हम विड्रॉ कर लेते और अभी उनको कहाँ भेज देते? स्वर्ग में भेज देते। तो वो नरक से स्वर्ग जब गए तो शायद पृथ्वी में से गए होंगे, किसी ने देखा होगा तो मुझे रिपोर्ट करके बता देना। एनीवे, इसी दौरान एक और बात हुई। कई साइंटिस्ट, सर्वेटस, पैलिसी जैसे वैज्ञानिकों ने ये बताना शुरू कर दिया कि हमारी जो तबीयत खराब होती है, बीमारी होती है, ये ऊपर वाले का गुस्सा होने से नहीं होती। ये जरासीम हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकती है, डिजेनरेटिव डिसीजेज हो सकते हैं। थोड़ा बहुत मुझे मेडिकल साइंस अभी भी याद है। खैर, तो अब ये जब बात कह दी तो धर्मगुरुओं को फिर से गुस्सा। ये कैसे बोल रहे भाई, हम तो, वो तो अभी तक तो बोल रहे हैं, उनका धंधा चल रहा है अच्छे से, धंधा अच्छे चल रहा है। ऊपर वाला आपसे नाराज है, इसलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने क्या करना चाहिए? ऊपर वाले को खुश करना चाहिए। और ऊपर वाले का लोकल एजेंट कौन है? मैं हूं। तो ऊपर वाले को खुश करने के लिए आपको मुझे खुश करना पड़ेगा, इसलिए वो यज्ञ कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए। यूरोप में तो खैर और किसी प्रकार से ये सब चलता होगा। तो उसलिए धर्मगुरुओं को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इन लोगों को कई बार बीच सड़क के पोल पर बांधकर जलवा दिया, कई बार उनको जहर पीने पे मजबूर किया। ये एक विज्ञान और विवेकवाद के आने का रास्ता आसान नहीं है, प्लीज नोट। आजकल तो वैज्ञानिक मैंने ऐसे भी देखे हैं आईआईटीज में, अपने दशहरे के दिन कंप्यूटर को ऊपर से तिलक लगा के उसको फूलों का हार चढ़ाते हैं। पर याद रखिए, सबसे पहले जो भोगना पड़ा तकलीफ समाज के खिलाफ विद्रोह की, वो वैज्ञानिकों को भोगना पड़ा था, खास तौर से 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। खैर, अब उसी के साथ एक और बात हो रही थी। एक तरफ ये विवेकवाद विज्ञान के माध्यम से डेवलप हो रहा था और दूसरी तरफ विवेकवाद के आधार पे मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राज्य सत्ता की स्थापना हो रही थी। हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं। मेरा पूरा विश्वास है विवेकवाद और लोकतंत्र के मूल्य कई बार समांतर चलते हैं। इधर आप लोकतंत्र से मेरा मतलब केवल 5 साल में एक बार वोट देना नहीं है। लोकतंत्र से मेरा मतलब है वो यात्रा जो हम बराबरी के लिए लेते हैं, और वो यात्रा जिसके एक पड़ाव में हम खड़े हैं, पर उसकी बहुत लंबी यात्रा अभी तक बाकी है। तो खैर, इस लोकतंत्र के पड़ाव में यूरोप में भी विवेकवाद बहुत मजबूती से आया, और बाद में तो खैर चलकर इस प्रकार का जो यहाँ हम गॉडमैन का फिनोमेनन देखते हैं, उत्तर पूरे भारत में देखते हैं, वो मेरे ख्याल से यूरोप में उस तौर से नहीं है। ये बात निश्चित है कि आज भी यूरोप में और कई देशों में ये जो
आपके तो परसों के मैं अखबार में पढ़ रहा था, आपकी जो रिपोर्ट आई थी आज में, उसमें भी स्यूडो साइंस नाम की चीज़ यूरोप के भी कई देशों में डेवलप हो रही, पर उस स्यूडो साइंस का जो यूरोप में आ रहा है, भारत के स्यूडो साइंस के सामने कोई मुकाबला नहीं है। हम उनसे बहुत आगे हैं, हम उनसे बहुत आगे हैं। और इसीलिए इस बात पर ही पहले आ जाता हूं कि हमारा स्यूडो साइंस कहाँ चल रहा है। बहुत दिनों से मैं आईआईटी जैसे मुद्दों से विड्रॉ हो चुका हूं, पर अभी अभी पता चला एक बहुत हाई लेवल कमेटी आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर साहब के कन्वीनरशिप में बनी है। देश के 15-20 साइंटिस्ट उसमें हैं और उसको ह्यूज फंडिंग दिया गया है। ह्यूज फंडिंग काय के लिए दिया गया है? एक चीज पर रिसर्च करने के लिए, और उस चीज का नाम है पंचगाव्य। पंचगाव्य आप जानते होंगे, काऊ यूरिन, काऊ घी, काऊ डंग और वो सब जो भी काऊ प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक पंचगाव्य पे बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है। मैंने कहा इतने सालों से वेटरनरी साइंस चल रहा है, इतने सालों से मेडिकल साइंस चल रहा है, दूध के क्या कंपोनेंट्स हैं हम जानते हैं, घी के क्या कंपोनेंट्स हैं हम जानते हैं, यूरिन का पूरा बायोकेमिकल एनालिसिस हो चुका है वगैरह वगैरह। खैर स्यूडो साइंस पर आने के पहले थोड़ा सा मैं चले जाता हूँ कि भारत में ये जो बराबरी की यात्रा आई, ये यात्रा थोड़ी अलग प्रकार से आई। और अलग प्रकार से आई इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि आज फिर से उसका खतरा पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अलग प्रकार से कैसे आई? जब हम आज़ादी के आंदोलन में देखते हैं तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान और भारत के आधुनिक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। एक तरफ हम अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसी के साथ आधुनिक भारत बन रहा है। यानी ये एक डिवाइन ताकत नहीं है कि पहले राजाशाही थी और उसमें जाकर फिर आधुनिक राष्ट्र बना। आधुनिक राष्ट्र बनने की एक प्रक्रिया का अगर थोड़ा सा मैं वक्त लेके उसके मुख्य कंपोनेंट बता दूं, और भारत में एक्चुअली जो दो प्रकार का, वास्तव में जो दो प्रकार का राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वो राष्ट्रवाद का, दो प्रकार के राष्ट्रवाद का उदय इसलिए हुआ कि भारत में उपनिवेशवादी राष्ट्र था। इट वॉज ए कॉलोनियल स्टेट। ब्रिटिश यहां थे, ब्रिटिश यहां आए, क्यों आए? सवाल है, आप जवाब भी दे सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा। आए यहां व्यापार करने के नाम पे, राइट रॉन्ग? बाद में शासन किया, बाद में हमारी संपत्ति को लूट के ले गए, यस, ठीक है। तो ये उन्होंने एक अलग प्रकार के राजा थे और वो किंगडम से अलग थे। भले ही इंग्लैंड में आज भी रानी का राज्य है, पर वहाँ एक प्रकार से पूरी तौर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो यहाँ जो राजाशाही थी, तो एक तरफ यहाँ ये जो आधुनिक परिवर्तन आए, उसके साथ 3 नए सामाजिक वर्गों का अस्तित्व आया। ये 3 नए सामाजिक वर्ग कौन से थे? नंबर 1 व्यापारी उद्योगपति, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया। नंबर 2 मजदूर वर्ग, और नंबर 3 आधुनिक शिक्षित वर्ग। इनको मैं कहता हूं उभरते हुए वर्ग। अब जो पुराने थे, ये उपनिवेशवाद के कारण जो यहाँ का सामंतवाद था, राजाशाही थी, जमींदारशाही थी, वो खत्म नहीं हुई, कमजोर हो गई, पर खत्म नहीं हुई, और दुर्भाग्यवश से उसका उन्मूलन भी नहीं हुआ। और वही जमींदारी के मूल्य आज हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ करके रही है। तो खैर उभरते वर्ग आए, और ये जो डूबते वर्ग जिनको मैं कह रहा हूं, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, ये भी आए। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई? उभरते वर्गों ने जो संगठन बनाए, उसमें आप एक विवेक देखिए, प्लीज नोट द विवेक। और ये विवेक मुझे उनके टाइटल्स में भी दिखता है, टाइटल्स में दिखता है। इसलिए मैं 3 संगठनों के नाम आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं क्या करूंगा, उन संगठनों के लीडर्स के नाम मैं आपको कहूंगा और संगठन के नाम आप मुझे बता सकते हैं। बहुत सरल है, वो कोई आपकी एग्जाम नहीं हो रही, पास फेल का कोई मामला ही नहीं है। और तो पहले व्यक्ति का नाम है शहीद भगत सिंह। किसी को उनके संगठन का नाम याद है? वेरी गुड, नौजवान भारत सभा, इसी की मुझे तलाश थी। फिर दूसरे अपने महाराष्ट्र के भीमराव, महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत, पूरी दुनिया के भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर। मरने के पहले उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का आउटलाइन रखी थी, जिसके कई टुकड़े मौजूद हैं। उनके कई लोग मंत्री भी बन जाते हैं, कई लोग हर जगह चुनाव भी लड़ते। क्या नाम है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, नंबर 2। और नंबर 3 4 लोगों के नाम यहाँ हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। कांग्रेस, आप थोड़े कंजूस लोग हैं, नहीं तो बोलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जाने क्या जाने, मैं कोई वोट थोड़ी मांग रहा हूँ उसके लिए, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है।
अब ये नाम का जरा ख्याल लीजिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब जो लोग कमजोर हो रहे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कुछ संगठन बनाए, और सबसे बड़ी चालाकी उन्होंने ये की कि उन्होंने अपने संगठनों में धर्म के नाम का लेबल लगा दिया। और जब भी आप धर्म के नाम का लेबल लगाते हैं, आप विवेकवाद के पूरा विरोध में जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप भावनाओं को भड़का सकते हैं। नंबर 3, आप ऐसे मुद्दों को उठा सकते हैं जिससे विवेकवाद भी समाप्त होगा, समाज की बराबरी की कल्पना भी नहीं रहेगी। इसलिए डूबते वर्गों के संगठनों के नाम भी मैं आपको जरा थोड़ा सा आपसे पूछ लूं। और मोटे तौर पे इन संगठनों में शुरू में राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में चलकर कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ वकील लोग, कुछ मध्यम वर्ग के लोग इनके साथ जुड़ गए। तो बताइएगा, ये 3 संगठन इधर से आते हैं जो पूरी तौर से विवेकवाद के खिलाफ हैं, पूरी तौर से गैर बराबरी के लिए हैं। और इन तीनों में पहला नाम, जरा मैं नाम बोल रहा हूं, पार्टी का नाम बताइएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग। थैंक यू वेरी मच। नंबर 2, अब ये दूसरा नाम जरा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि हम उनको वीर भी बोलते, और ये भी हमको पता है कि उन्होंने अंग्रेजों से बार बार माफी मांगी। हमको ये भी पता है कि उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन लिया, लाइफ लॉन्ग पेंशन लिया, और बोला कि भैया कि आप मुझे माफ कर दो, इसके बाद मैं आपके खिलाफ कुछ आंदोलन नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे करूंगा। नाम पहचान लिया? वेरी गुड। और उनकी पार्टी का नाम हिंदू महासभा। तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिंदुत्व की बात की। इसी हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर, हिंदुत्व की बात को एक और संगठन आया, ये नाम आप आसानी से बता सकेंगे। और ये संगठन वाले पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं। क्या है? आरएसएस। वेरी गुड। अब ये 3 संगठन को जरा देख लीजिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। इधर देखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि आज़ादी के आंदोलन में आधुनिक राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में पूरी तौर से रैशनलिज्म एक जुड़ा हुआ था। अब भगत सिंह की लेखनी देखिए, बाबा साहब की लेखनी देखिए, और इधर से मैं अभी एक व्यक्ति को बदल देता हूं, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने से भी आजकल थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आप जो यूनिवर्सिटी के हम फॉलो करते हैं ना, सबसे ज़्यादा अय्याश व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज़्यादा बर्बादी किसने की? जवाहरलाल नेहरू। कश्मीर के लिए जिम्मेदार कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब पता नहीं, एक बात को मैं यहाँ नहीं लेने चाहूँगा, पर मैं बता रहा हूँ, ये सब झूठ इसलिए फैलाया जा रहा है। प्लीज नोट, जवाहरलाल नेहरू को इतना बदनामी इसलिए दी जा रही कि उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर की बात की, और जो उनके विरोधी हैं उसका जवाब नहीं दे सकते। वो इसलिए नेहरू के साइंटिफिक टेम्पर को छोड़ के सब बातें करेंगे। अरे उनके कपड़े धुलने पेरिस में जाते थे, सो नाइस। 19 साल तक वो जेल में रहे। महात्मा गांधी के आने के संपर्क में खादी के कपड़े पहनते थे। खादी के कपड़े को कोई ड्राई क्लीन करता है क्या पेरिस में? मुझे नहीं पता। और एक बहुत वीडियो पॉपुलर है कि भाई उन्होंने ये किया, वो दिन में 60 सिगरेट पीते थे, चेन स्मोकर थे, एक सिगरेट की कीमत 10 रुपए होती थी। मैं पूरा इन्वेस्टिगेट किया, इससे ज़्यादा झूठ की और कोई बात नहीं है। और झूठ फैलाया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो पूरी तौर से हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करना चाहते हैं। याद रखिए, मैं हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, उसका लिए अलग प्लेटफॉर्म होगा। धर्म में मेरी क्या मान्यता है वो अलग प्लेटफॉर्म है। या मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, वो राजनीति जो हिंदू धर्म के नाम पे गैर बराबरी लाना चाहती है। और गैर बराबरी में इधर से फिर से मैं एक उदाहरण देता हूं, तो सरल चीजों को सरल करने के लिए इधर से मैं 1-2 व्यक्तियों को लेता हूं और इधर से एक व्यक्ति को लेता हूं। अभी मैंने आपको बताया, आई होप यू रिमेंबर, मैंने क्या कहा? मनुस्मृति में स्वतंत्र चिंतक, तार्किक चिंतकों को पाप बताया गया है। ये स्वतंत्र रूप से सोचना पाप है, और पाप के बाद कहाँ भेजते हैं वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया, उसके बारे में अभी नहीं जाता। तो मुख्य रूप से इधर से मैं
उभरते वर्गों में से दो व्यक्तियों को लेना चाहूँगा, एक भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डूबते वर्गों से मैं लेना चाहूँगा उनके पूर्व विचारों के साथ, उनका नाम है के सुदर्शन। नाम सुना है? सुना है तो ठीक, नहीं तो और भी अच्छा, ऐसे नाम नहीं सुने तो चलता है। क्यों भाई? क्योंकि वो आरएसएस के सरसंघ चालक बने सन 2000 में, और आरएसएस के सरसंघ चालक बनने के बाद उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। आपको याद है देशी विदेशी? यहीं से लिया मैंने। विदेशी मूल्यों पे बना है, फेंक दो, और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। इधर के सुदर्शन, इधर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, समता के लिए, बराबरी के लिए, तर्क के लिए, विवेकपूर्ण जिंदगी के लिए पूरा अपना जीवन लगा देते। कालाराम मंदिर का उनका आंदोलन याद रखिएगा, समता के लिए। उसी के साथ साथ याद रखिएगा ये महाड़ का आंदोलन, और इसी के साथ जाके उन्होंने किताब को जलाया। आप बताएंगे मुझे कौन सी किताब जलाई? मनुस्मृति जलाते समय बाबा साहब ने कहा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है। और उसी के साथ बाद में जाकर बाबा साहब बने भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। राइट और रॉन्ग? तो इधर मेरे बाबा साहब खड़े हैं, मनुस्मृति के मूल्यों को समाप्त करते हैं और कहते हैं भारतीय संविधान लाओ। और भारतीय संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर। और इधर वो राजनीति खड़ी है, के सुदर्शन, जिसका मुकाबला करना आसान नहीं है। मैं पहले सत्र में सोच रहा था मानव मित्र, और आप जो कल्पना कर रहे हैं मैं उनके साथ उसके साथ जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि हमें एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है जो आज खड़ा किया गया है, एक पूरा सामाजिक परिवर्तन, विवेक के खिलाफ, तर्क के खिलाफ, उस आंदोलन के खिलाफ, उसके लिए लड़ने के लिए हमें वो कदम लेना पड़ेगा जो मैं अपने पहले सत्र में सुन रहा था, एंड आई मीन इट। और उसमें के सुदर्शन क्या कहते हैं? के सुदर्शन वही अल्टीमेटली कहते हैं मनुस्मृति लाओ। क्यों? क्योंकि जहां सोच की कोई जगह न हो, जहां अंधविश्वास और ये सब चला हो। खैर, ये अभी ये मुद्दा मेरे सामने वापस क्यों आ गया? क्योंकि सबसे पहले आपको याद होगा, मुख्य रूप से तो दुनिया में भी बता दूं, आज दुनिया में भी कोई अच्छा पीरियड नहीं है। शायद दुनिया में भी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन टाइप ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के लेवल पर होना चाहिए। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन किया, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दुनिया में इस प्रकार के विचारों को फैलाने की ज़रूरत है। तो खैर, ये जो दो चीज़ें अभी मेरे दिमाग में फिर से क्यों आई, मैं पहले हैरान हो गया कि आपको पता होगा अपने प्रधानमंत्री जी फिर से बन गए। अभी पहली बार जब बने थे तो बम्बई में आए एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने, और हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करते समय बैठे हुए डॉक्टर्स को बोले ठीक है आपके पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है, पर अरे आपको क्या पता रहा होगा प्राचीन भारत में भी कोई प्लास्टिक सर्जन जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सिर लगाया। मैंने बोला भाई प्रधानमंत्री को ये बोलने की क्या जरूरत है, उस पर मैं आना चाहता हूँ, पर उसके पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे मेरे परिचय में कहा गया, और मैं 8.5 साल तक मेडिकल कॉलेज में था, पढ़ा नहीं पढ़ा वो मत पूछिएगा, दैट इज ए सीक्रेट। अब खैर, मैंने इतना जरूर सीखा कि अगर मेरा कोई सिर काट दे तो कुछ सेकंड्स के अंदर, जैसे धर्मगुरु कहते हैं, मेरा शरीर नरक की तेल की कढ़ाइयों में उबलता रहेगा, और जब तक आपके जैसे दोस्त हाथी का शरीर ढूंढ कर लाएंगे, वो राम नाम सत्य हो चुका होगा। वो साइज की फिटिंग कैसे होगी, और उसके अंदर की नर्व्स को आप कैसे जोड़ेंगे, वे आर्टरीज को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि जो ब्रेन के सेल्स हैं वो तो इंस्टेंटली डेड हो जाते हैं, इतना मुझे मालूम है। पर फिर प्रधानमंत्री से क्यों लेके आगे लोग आने लग गए, प्लास्टिक सर्जन था तो पुष्पक विमान का क्या करेंगे, फालतू में आप एयरलाइंस में इतना खर्चा कर रहे हो। तो पुष्पक विमान था, और पुष्पक विमान एक देश से दूसरे देश नहीं, वो तो इंटरप्लैनेटरी था आपका। ये तो अभी आया। तो इसी के साथ फिर सब एक के बाद एक बयान देने लग गए। और अभी बाद अपने वो बंबई के पहले पुलिस कमिश्नर थे सत्यपाल सिंह, उन्होंने बड़े मजेदार कहा, अरे बोले डार्विन की थ्योरी गलत है। क्यों भाई?
बोले हमारे पूर्वजों ने ये थोड़ी लिखा है कि उन्होंने बंदर से मनुष्य को बनते हुए देखा है, उन्होंने तो देखा नहीं, इसलिए डार्विन की थ्योरी गलत है। और मैं दूसरा एक मेरा मज़ेदार ऑब्जर्वेशन है, ये डार्विन की थ्योरी को गलत क्यों बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इधर मुस्लिम राष्ट्र, आपको थोड़ा सा वापस ले आता हूँ, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस। अब हिंदू इधर के लोग कह रहे थे भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, इसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आधार पर एक विवेकपूर्ण तरीके से हम भारत राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र वालों ने क्या कहा, ये मुस्लिम राष्ट्र वाले तो 1200-1300 साल से यहाँ आए होंगे मोहम्मद बिन कासिम के साथ, हम हिंदू तो 5000, 8000, 20,000, क्या पता अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र हैं। अब जब आप अनादिकाल लेंगे तो उसमें बंदर तो आ ही जाएगा ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। ये मुझे अभी सीक्रेट उसका समझा कि वो क्यों डार्विन की थ्योरी से इनकार क्यों कर रहे हैं। अब खैर इसी प्रकार की हर एक थ्योरी जो हमको, जिसने हमारे आधार दिए, जिसने हमारे पिछले 30-40 साल में एक सॉलिड फाउंडेशन दिया, जिसके आधार पे आईआईटीज आ सके, एटॉमिक एनर्जी कमीशन आ सका, सीएसआईआर आ चुका, और वो सब साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट्स जिसने देश को आगे लाने की प्रगति की, वो सब को बदनाम करना है। महात्मा अंबेडकर को हाथ लगा नहीं सकते, तो बच गया कौन, जवाहरलाल नेहरू। जितना करना है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करके उनका बदनामी कर लो। तो खैर वास्तव दोस्तों असली मुद्दा क्या है, असली मुद्दा ये है कि जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं और जोड़ दूं, मुस्लिम राष्ट्र, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म आपने अगर सुना हो तो ख्याल कीजिएगा, हिंदू राष्ट्र, और पड़ोस के म्यांमार मुझे जाने का मौका मिला था करीब 10 साल पहले, वो बुद्धिस्ट राष्ट्र की बात करते हैं। किसी को भी इन धर्मों के नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ एक बात में इंटरेस्ट है कि जो लोकतंत्र के अंदर समता के लिए आंदोलन चलते हैं, बराबरी के लिए आंदोलन चलते हैं, उन आंदोलनों को दबाओ, उन आंदोलनों को दबाओ। और जो रैशनल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो रहा है उसी में याद आते हैं डॉक्टर दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी, हमारे गौरी लंकेश। इन लोगों को क्यों टारगेट किया गया, वो इसलिए कि विवेकपूर्ण सोचने से सामाजिक बदलाव की शुरुआत होती है। जो स्टेटस को होता है, ऊंच नीच बनी रहती है, उस ऊंच नीच के खिलाफ जो भी बोलता है वो विवेक की आवाज़ है। इसलिए किसको प्रमोट किया जाता है, आपने शायद वो वीडियो कभी देखा नहीं होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी वो बापू के आश्रम में जाते थे। कौन से बापू, अभी जेल में है, बोलते थे मैं बहुत खुश हूं, कितना आनंद आ रहा है यहाँ तो। खैर अब ये क्यों इस सब इन चीज़ों का जो जुड़ाव है, जैसे मैंने सामंती युग में देखा, किंग एंड द पोप, राजा राज्य करता है। आजकल तो समय आ गया हम इर्रेशनल तरीके से इतिहास को भी देख रहे हैं। इतिहास को इर्रेशनल, गैर विवेकपूर्ण तरीके से कैसे देख रहे हैं, हिंदू राजा वर्सेस मुस्लिम राजा। ये मेरा फेवरेट टॉपिक जो है, वास्तव में हिंदू वर्सेस मुस्लिम राजा नहीं था, जो था वो था गरीब किसान वर्सेस जमींदार एंड राजा। उसको गैर तरीके से कैसे बता दिया, हिंदू राजा वेरी गुड, मुस्लिम राजा वेरी बैड। अब मैं कई बार इसी में, यहीं से मेरी यात्रा की शुरुआत हुई। मैंने वो पूछा, जब उस समय मैं आईआईटी में था तो बाबरी मस्जिद गिराई गई, दूसरे दिन से वो बात चालू हो गई, बाबर की औलाद। मैंने कहा ये बाबर कहाँ से टपक पड़ा, इतने दिन तो कब्र में पड़ा था। फिर बाबर के नाम पे गालियां आई। मैंने फिर थोड़ा सा स्टडी किया, पता चला बाबर को यहाँ आने का निमंत्रण जिसने दिया था उसका नाम था राणा सांगा। धर्म का कोई काम नहीं। अभी राजस्थान में किताबों को बदला जा रहा है, किताबों को तो खैर क्या होगा, सत्यानाश बदला जा रहा है। बोले हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर हार गए थे, राणा प्रताप जीत गए। अब मुझे क्या लेने देना है कौन जीता कौन हारा, अपने को क्या करना है, राजाशाही थी, यही सिर्फ हमारे लिए अपमान का। पर जब मैंने अध्ययन किया तो पता चला हल्दी घाटी की लड़ाई में एक तरफ अकबर की फौज, एक तरफ राणा प्रताप की फौज। जरा विवेक को देख लीजिए, तर्क को देख लीजिए। और अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है, तो अकबर के बदले कौन है, अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कर रहे हैं राजा मानसिंह। और राजा मानसिंह के अंडर में बहुत सारे मुसलमान सिपाही। और राणा प्रताप की फौज में कौन है, राणा प्रताप खुद फौज का नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके एक जनरल का नाम है हकीम खान सूर। सवाल,
दोनों तरफ हिंदू हैं, यस और नो? दोनों तरफ मुसलमान हैं, यस। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है? और ये लड़ाई धर्म के लिए कि सत्ता के लिए? सत्ता। और ये इतिहास आज इस गैर तर्कपूर्ण तरीके से पूरे समाज के जड़ में बैठाया गया है। मुकाबला विवेक की बात केवल समाज के एक मुद्दे से नहीं है, ये समाज के कण कण में इस बात को लाने की जरूरत है। हम इतिहास को देखते हैं कैसे नफरत को समाज से कैसे दूर। आज समाज में सबसे बड़ा जो रुकावट है हमारे विकास के लिए वो है नफरत। नफरत मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, छुपे तरीके से दलितों के लिए, छुपे तरीके से आदिवासियों के लिए, छुपे तरीके से गरीबों के लिए एक जो नफरत पैदा की गई है, ये नफरत भी हमारे विवेक की रास्ते में एक बहुत अड़ंगा है। और थोड़ा सा, खैर आप बहुत सीरियस हो गए तो एक आपको मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी विवेक को समाप्त करके धर्म की पहचान के नाम पे राजनीति करते हैं, वो ज़्यादातर पहचान के मुद्दों को लेकर चलते हैं। आइडेंटिटी इश्यूज, आई होप यू आर क्लियर। आइडेंटिटी इश्यूज जैसे ये आरएसएस, भाजपा एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्होंने पहला इश्यू क्या लिया? सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर तारीख नहीं बताएंगे। खैर वो तो जब बनेगा तब बनेगा। अब इसी मंदिर पे एक और मैं आपको तर्कपूर्ण बात बता दूं। तर्कपूर्ण बात, आजादी के बाद एक डिमांड उठी कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान सरकार ने करना चाहिए। तो इधर के दो लोग खड़े हैं, महात्मा गांधी जिंदा थे। महात्मा गांधी ने कहा हिंदू समाज समर्थ है कि वो अपना मंदिर बना सकेगा, राज्य को मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरे मेरे आदर्श नेहरू जी थे। नेहरू जी ने कहा सरकार ये सोमनाथ का मंदिर तो नहीं बनाएगी, पर डोंट वरी, सरकार मंदिर बनाएगी। कौन से मंदिर? वो मंदिर का नाम होगा यूनिवर्सिटी, वो मंदिर का नाम होगा इंडस्ट्री, वो मंदिर का नाम होगा इंडस्ट्री एंड इरिगेशन। तो ये एक दो प्रकार के सोचने का तरीका है। और दूसरा मामला आजकल तो खैर कितना दर्दनाक हो चुका है। गऊ हमारी माता है, बीफ वो खाता है, इसलिए लिंचिंग करेंगे। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। गोवा में ये मुद्दा नहीं उठाया जाता, केरल में मुद्दा नहीं उठाया जाता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं उठाया जाता। सारांश में एक ही बात बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति की मैं बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ। वो व्यक्ति का नाम आपको पता है, वो हमारे एक प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे, राइट, उन्हीं पे एक बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ। हार नहीं मानूंगा, बड़ा अच्छा टाइटल लगा मुझे। और उसके लेखक का नाम है विजय त्रिवेदी। पेज 236 पे आया तो पढ़ने को मिला, एक बार अटल जी अमेरिका गए हुए थे लेक्चर टूर पे, नो प्रॉब्लम। वहाँ फूड सर्व हो रहा था, फूड परोसा जा रहा था, तो उनके पड़ोस के व्यक्ति ने कहा अटल जी ये जो परोसा जा रहा है ये तो बीफ है। अटल जी हंस दिए, बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये जो यात्रा चल रही है आज, ये जो यात्रा चल रही है, मेरा कंसर्न विवेकपूर्ण सोच से इसलिए है कि जीवन के हर पहलू में इसकी ज़रूरत है। मेरे एक दोस्त प्रोफेसर उदय मेहता ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है गॉडमैन पर, हम उसको पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से समाज की कमज़ोरियों का फ़ायदा लेकर ये गैर विवेकपूर्ण तरीक़ों को ले रहा है। तो खैर अंत में आपको फिर से बधाई देते हुए, क्योंकि मुझे रियल में आज अच्छा लगा कि समाज में एक ऐसा भी आंदोलन है जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने में सबसे कारगर साबित हो सकता है। और ये कारगर तभी साबित हो सकता है जब अपने काम का जिस प्रकार से प्लानिंग आज की गई, मैं सुन रहा था, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी। और उसी के साथ साथ ये थोड़ा सा राजनीतिक हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा कि आखिर में जो लोग ये अंधश्रद्धा फैलाते हैं उनके पीछे की राजनीति क्या है, उनका सामाजिक एजेंडा क्या है, वो समाज में किस प्रकार से गैर बराबरी को प्रमोट करना चाहते हैं, किस प्रकार से समाज में गैर बराबरी की व्यवस्था जो मनुस्मृति में है और जिसको सभी धर्म के मानने वाले लोग करते हैं, कैसे उसको मजबूत करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रोग्राम में एक ये बात भी आप ऐड करेंगे कि इसका राजनीतिक फॉलआउट क्या है, गऊ का मुद्दा क्यों है, मंदिर का मुद्दा क्यों है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत क्यों है, कश्मीर पर इस प्रकार की नीतियाँ क्यों ली जा रही हैं। ये आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, आपके एजेंडा में आपका जो महत्वपूर्ण काम है उसके साथ जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा समाज, एक विवेकपूर्ण समाज, एक विकासशील समाज बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राम पुनवणी यांनी आपल्या रंगतदार भाषणामध्ये फार बहुमोलाचे मार्गदर्शन आपल्याला केलेले आहे. धन्यवाद सर. आज आपल्या कार्यक्रमाला श्री रणचुबे, सुधा अरोरा आणि उल्का महाजन आलेले आहेत. त्यांचे पण मी या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करते. आजच्या या कार्यक्रमाला खरं म्हणजे सोनम वांगचुक येणार होते, पण काही कारणास्तव ते येऊ शकलेले नाही आहेत. तुम्ही त्यांचा 3 इडियट्स हा पिक्चर बघितला असेल की प्रायोगिक तत्वावर शाळेची संकल्पना त्यांनी त्याच्यावर मांडलेली आहे. तर ते काही येऊ शकलेले नाही आहे, पण त्यांनी आपले संदेश त्यांनी आपल्याला इथे पाठवले आहे. तर त्यांचा आपल्याला थोडक्यात परिचय करून देतील नितीन शेठ. अजून एक सूचना, डॉक्टर राम पुनियांची अनिस प्रकाशनाची पुस्तकं स्टॉलवर उपलब्ध आहेत. 3 इडियट आपण बघितलंय, त्यातलं सगळ्यात लोकप्रिय कॅरेक्टर म्हणजे फुंगसुक वांगडू, जे ज्यांच्यावर बेस आहे ते असे सोनम वांगचुक, की त्यांच्याकडनं प्रेरणा घेऊन तो हे बनवलेला आहे. तर सोनम वांगचुकचा जन्म लडाख येथेच झाला होता. 9 वर्षापर्यंत त्यांनी शिक्षण घरातच घेतलं, कारण शिक्षणाची सोय नव्हती. त्यांच्या आईनेच त्यांना घरी शिकवलं होतं. त्यामुळे त्यांनी सगळ्यात जे मोठं काम आता लडाखमध्ये ते करत आहेत, शिक्षण आणि पर्यावरण क्षेत्रात ते खूप काम करत आहेत. त्याच्यासाठी त्यांनी एज्युकेशन अँड कल्चरल मुवमेंट ऑफ लडाख ACCMOL नावाची संघटना तयार केली आहे आणि स्थानिक भाषेत तेथील मुलांना शिकवायला सुरुवात केली आहे. जम्मू काश्मीर सरकारबरोबर त्यांनी लडाखच्या शाळेतील अभ्यासक्रम स्थानिक भाषेत तयार करण्याचं मोठं कार्य हाती घेतलं आहे. 1994 मध्ये त्यांनी शाळेतून काढून टाकलेल्या साधारण 1000 तरुणांची संघटना तयार केली आहे आणि त्यांच्या मदतीने अशी एक शाळा काढली आहे जी विद्यार्थ्यांमार्फतच चालवली जाते. त्याची एक झलक मला वाटतं आपण त्या 3 इडियट पिक्चरमध्ये बघितली होती. तर शाळेमध्ये त्यांनी पूर्णपणे सौर ऊर्जेचा वापर केला आहे. आता त्यांनी काही अपरिहार्य कारणामुळे ते येऊ शकले नाही, तर त्यांनी त्यांचा संदेश आपल्याला पाठवलेला आहे, तो आपण जरा बघूया. Hello dear friends at Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti. I cannot tell you how excited I was to read this name of the organization when I got the first email, because I really think this is needed. The way superstitions still exist in our country, not just in Maharashtra, from Ladakh to Kanyakumari, I think we have so many people victims of this. And not just poor people, which many think. I have seen and been amazed every time that even the richest and the best educated often are victims of, superstition. And there's a very fine line between ancestral wisdom, which we must all value, but then it fades into superstition many times, and that has to be undone in our country if our country is to progress. I in Ladakh have been working with children through the schools and the textbooks, which has so much logical nature environment presented through science, and understanding those and making things that work and not waste your resources and energy on things that don't work and are just believed like blind faith. So this is a huge drain on our nation and its resources, to be wasting so much money and resources and time on things that are not real. I'm really happy that you all are working on this, and I hope that the whole nation can replicate it in many states it's needed.
The loss is entirely mine that today I am not able to be with you all. I was really looking forward to be there. I had thought that the dates 9th and 10th were flexible and I could jiggle. And suddenly there came this important research that I'm doing in Rajasthan in a very dry desert near Jaisalmer, where it rains once in monsoon and that is enough to sustain a whole agriculture, and I had to go to do this research before it is too late, and therefore I could not come on this day. I was ready to come on 9th, but that wasn't timely enough for the program. So I really apologize. The mistake is mine, and look forward to associate with you all once again another time, maybe next year or whenever you have, or when I'm in your area. Thank you very much, and apologies again, but hats off to you all for working on this very important issue, and I hope your work will not go waste and soon be replicated in many places. Thank you very much. Hello dear friends at Maharashtra. विवेक जागर विशेषकांचे प्रकाशन आता होणार आहेत. या प्रकाशनाचे जे प्रमुख आहेत मच्छिंद्र मुंडरे गेली 30 वर्ष ना नफा आणि ना तोटा या तत्वावर ते काम करत आहे. तर त्यांना मी विनंती करते की तुम्ही त्यांचे मनोगत करा. मंचावरचे उपस्थित प्रमुख पाहुणे आणि समोर बसलेले माझे बंधू आणि भगिनींनो, विवेक जागर ही जी संस्था आहे हिची स्थापना का करावी लागली ह्याविषयी मी तुमच्याशी बोलणार आहे. विवेकाशी आपलं जवळचं नातं आहे. म्हणजे आपण विवेकाची जी मोहीम सुरू केली त्याचं पहिलं वर्ष खरं आहे 2004मध्ये. 2004मध्ये विवेक जागर परिषद आपण घेतली आणि त्यानंतर आपला हा प्रवास विवेकाच्या दिशेने सुरू झालेला आहे. तुम्हाला मी एक छोटा छोटा टप्पा सांगतो, कुठे कुठे आपण पुढे पुढे गेलो विवेकाच्या नावाने. त्यानंतर विवेक जागरणाच्या शिबिरं आणि त्याची व्याख्यानं सुरू झाली. महत्त्वाचं म्हणजे विवेक जागराचं वादसंवाद सुरू केला आपण. त्यामध्ये डॉक्टर श्रीराम लागू आणि डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचं वादसंवाद चालायचा आणि त्याचं नावच होतं की परमेश्वराला रिटायर करा. या अनुषंगाने ते बोलायचे. त्यापुढे विवेक वाहिनीची महाविद्यालयीन पातळीवर आपण त्या लेवलवर आपण स्थापना केली विवेक वाहिनीची, आणि कॉलेजमधून काही विद्यार्थ्यांना त्याशी जोडून घेतलं. ते आजही चालू आहे, बरोबर आहे. ते साधारण 2008मध्ये घडलं. 2009मध्ये आपली द्विदशक कृतीची थीमच अशी होती की वारसा समाजसुधारकांचा, अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा, विवेकाचा. तिथे देखील विवेक शब्द आपल्याशी जोडला गेला. पुढे विवेक साथी होण्याची मोहीम देखील सुरू झाली आपल्या संघटनामधून शाखा लेवलवर. ही संकल्पना पुढे जात असताना विवेक फिल्म फेस्टिवल आपण 2014 रोजी, म्हणजे डॉक्टर दाभोळकर गेल्यानंतर विवेक फिल्म फेस्टिवल सुरू केलं आणि त्यानिमित्ताने आपण काही थीम घेऊन दरवर्षी काही फिल्म्स तयार केलेल्या ज्या असतात ते दाखवतो आणि त्याची स्पर्धा घेतो. हे देखील आपण सुरू केलं. म्हणजे आपलं विवेकाशी खूप जवळचं नातं आहे. ते घडत असताना पुढे विवेक जागर संस्थेची स्थापना करण्याची देखील गरज निर्माण झाली. त्याविषयी मी तुमच्याशी आता बोलणार आहे. आणि आजच्या त्रिदशक निमित्ताने देखील आजच्या ह्या इथल्या ह्याचा देखील विषय तसाच आहे. आजच्या माझ्या मंचावरच्या बसलेले जे वक्ते आहेत त्यांचा देखील विषय त्याच अनुषंगाने आहे. आणि याच्यातून विवेक जागर संस्थेची मी तुम्हाला माहिती सांगतो आहे. साधारणतः असं झालं की डॉक्टर दाभोळकर गेल्यानंतर 2013, 14, 15 आणि 16मध्ये मोठ्या प्रमाणात देणग्या नाही तर जाहिराती अंकाला मिळत होत्या, वार्तापत्र अंकाला. असं ते 4 वर्ष चाललं. 2017 आणि 18मध्ये आपल्याला जाहिराती घेणं कायद्याने बंधन आलं. आता हे का घडलं तर तिथे GST आलं आणि त्याविषयी आपली तयारी नव्हती किंवा त्याविषयी आपण तो नंबर घेतला नव्हता. मग आपल्याला बंधन आली कायद्याने आणि मग आपण जाहिराती साधारणतः 17 आणि 18 या दोन्ही विषयांकाला आपण जाहिराती घेतल्या नाहीत. तर 13पासून तर 16पर्यंत जो प्रवास होता जाहिरातींचा तो मोठा होता, म्हणजे चांगला ओघ होता. आणि असा लॉस भरून कसा काढायचा हा प्रश्न संघटनेपुढे होता. आणि त्याविषयी असं विचार येत होता पुढे की मग नवीन काहीतरी स्थापन करायचं की ज्याला GST घेता येईल. तर मग
चर्चा झाली कार्यकारिणीमध्ये आणि मग आपण तो विचार केला की एक नवीन संघटना स्थापन करावी आणि तिथे विवेक जागर संस्था ह्या नावाने, खरं म्हणजे आपण अंधश्रद्धा निर्मूलन ह्या नावानेच देखील मागणी केली होती रजिस्टर ऑफिसला. आपण 3 नावं देखील दिली होती, पण तिन्ही नावं नाकारली कारण त्या नावाची ऑलरेडी संस्था रजिस्टर आहेत. मग पुन्हा घाई गडबडीत आपण विवेक जागर संस्था हे मागणी केली आणि ते रजिस्ट्रेशन नंबर आपल्याला मिळाला. त्यानंतर त्याचा GST घेतला आणि आता ह्या वर्षी इथे तो जन्म झाला हे लक्षात घ्या. म्हणजे त्याची गरज होती म्हणून तो केला. आणि ह्यातून मग असं पुढे आलं की ही संस्था कशासाठी वापरायची, त्याचा वापर काय करायचा, तर प्रकाशनासाठी करायचं. जी प्रकाशन होतील ती विवेक जागर संस्थेच्या नावाने होतील यापुढची, की जिथे ॲडव्हर्टाईज घेतल्या गेल्या तर त्याला जो GST लागेल त्याचा देखील नंबर आपण आता घेतलेला आहे. म्हणजे तुमच्या लक्षात येतं की कशासाठी आपण केलं, म्हणजे जो भ्रम तुमच्यात निर्माण झालेला आहे तो कृपया दूर करा. म्हणजे एका बाजूला अंधश्रद्धा निर्मूलन रजिस्टर आणि दुसरी कशासाठी केली असे काही कार्यकर्ते देखील आपापसात बोलत असतात. तो भ्रम तुमचा दूर व्हावा म्हणून तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. आणि ह्या दोन्ही संस्था एकच आहेत. स्वतंत्रपणे त्यांचा फक्त खर्चाचा हिशोब वेगळा राहील जो रजिस्टर ऑफिसला सादर करावा लागतो. याची एक नोंद घ्यावी तुम्ही, म्हणजे आपापसात चर्चा आणि कुजबूज न थांबवावं. ठीक आहे. दुसरं मग असं लक्षात आलं की काय करायचं, तर पुस्तकं प्रकाशित करताना विवेक जागर संस्थेच्याच नावाने ती केली जातील यापुढची. आणि ह्या निमित्ताने आज त्यातून प्रकाशित झालेले एक पुस्तक काल आपण ज्याचं प्रकाशन केलं त्याचं नाव होतं पृथ्वीमाळाचा माणूस. पूर्वी देखील आपण केलं होतं डॉक्टर दाभोलकर गेल्यानंतर. त्याची दुसरी आवृत्ती आता आपण काढली, पण ती थोडी विस्तारित स्वरूपात घेतलेली आहे. ती देखील आपल्या स्टॉलवर उपलब्ध आहे, जी सवलतीच्या दरात तुम्हाला देतोय आपण. आज आपण ज्याचं प्रकाशन करणार आहोत असं दुसरं एक पुस्तक आहे ज्याचे लेखक इथे उपस्थित आहेत. डॉक्टर शंतनू सर इथे उपस्थित आहेत. त्यांचं ते पुस्तक त्यांनी जे लिहिले ते इंग्रजी एका पुस्तकाचं भाषांतर आहे आणि ते आता आम्ही होईल. मी त्याविषयी बोलत नाही अधिक, कारण त्याविषयी ते बोलणार आहेत. ठीक आहे. मी एवढीच तुम्हाला ओळख देण्यासाठी इथे उपस्थित होतो. धन्यवाद. राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांना सुद्धा मी विचार मंचावर येण्याची विनंती करते. तर विवेक जागर या विशेषकांचे प्रकाशन डॉक्टर राम पुनियानी यांच्या हस्ते आपण करूया. हा विशेषांक सर्वांनी विकत घेण्याची मी विनंती करते. जादू ही वास्तव या पुस्तकाचे लेखक डॉक्टर शंतनू अभ्यंकर यांचा परिचय करत येतील आता नितीन सेठ. डॉक्टर शंतनू अभ्यंकर, पुण्याच्या BJ मेडिकलमधून शिक्षण, सध्या वाई सातारा येथे वास्तव्य. ग्रामीण भागातील प्रसूतीशास्त्र हा खास त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आणि कामाचा. लिखाण, वाचन, नाटक, प्रवास असे बहुविविध छंद असलेले, लोकविज्ञान संघटना आणि आपल्या ANIS इत्यादीमध्ये नेहमीच सक्रिय सहभाग असलेले, ललित लेखन, सोप्या भाषेत विज्ञान लेखन, खुसखुशीत ब्लॉगर आणि अभ्यासू वक्ता म्हणून लोकप्रिय. 2007 मध्ये त्यांना महाराष्ट्र शासनातर्फे डॉक्टर आनंदीबाई जोशी पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं. मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी एक पेपर प्रसिद्ध केला होता की आवर फाईट टू ब्रिंग इन द अँटी मॅजिक ॲक्ट हा पेपर त्यांनी प्रसिद्ध केला होता. आता त्यांच्या पुस्तकाचं जे प्रकाशन आहे, रिचर्ड डिक्सन यांचं
द मॅजिक ऑफ अ रियालिटी याचं जादुई वास्तव हे त्यांचं पुस्तक आज प्रकाशित होणार आहे. हे पुस्तक 50% सोलीमध्ये उपलब्ध आहे, तर ते सर्वांनी घेण्याची विनंती करते. आता डॉक्टर शंतनू अभ्यकर आपले आता इथे मनोगत व्यक्त करतील. नमस्कार. व्यासपीठावरील मान्यवर आणि प्रेक्षागृहामध्ये बसलेले आपण सारेजण मान्यवर, आज या पुस्तकाचं प्रकाशन इथं होतं आहे याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. एवढं म्हणण्यापलीकडे खरं तर माझ्याकडे बोलण्यासारखं काही नाही आहे. खूप मोठ्या कालावधीनंतर आणि खूप प्रयत्नानंतर ही डिलिव्हरी शक्य झालेली आहे. अर्थात अविनाशजींचा त्याला सगळ्यात मोठा हातभार लागला असं मी म्हणेन. आणि मग आपल्या प्रकाशन विभागाचे मच्छिंद्र मुंडे आहेत, वार्तापत्राचे आरडे सर आणि राहुल थोरात आहेत, मिलिंद जोशी आहेत पुण्याचे, ज्याने या पुस्तकाचं सगळं सजावट आणि या सगळ्याचं काम केलं. दत्तप्रसाद दाभोळकर सर आहेत की ज्यांनी या पुस्तकातली ओळ वाचून अतिशय मौलिक सूचना या संदर्भातल्या केल्या. आणि शरद अष्टेकर हा माझा मित्र आहे. इतक्या सगळ्या लोकांनी इतक्या प्रेमाने निगुतीने ही डिलिव्हरी केली आहे. एवढी डिलिव्हरी मी सुद्धा कुठल्या बाईची केली नव्हती आजपर्यंत. ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या असं सांगणाऱ्या समाजामध्ये ब्रह्ममिथ्या जगत सत्य असं सांगणारं हे पुस्तक आहे. आणि म्हणूनच त्याला जादुई वास्तव असं नाव दिलेलं आहे. खरं तर मी जादुई सत्य असं नाव आधी ठरवलं होतं, कारण हे ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या असं माझ्या डोक्यामध्ये होतं म्हणून. पण काही सूचनांनंतर शेवटी वास्तव हा शब्द तिथे निवडला. मूळ इंग्लिश पुस्तक मी वाचलं आणि ते मला इतकं आवडलं की मी त्याचं भाषांतरच करून टाकलं. म्हणजे बायका जसं एखादी रेसिपी वाचल्यानंतर तो पदार्थ करूनच टाकतात तसं झालं माझं. किंवा एखादा पदार्थ खूप चांगला दिसला तर पुरुष खाऊनच टाकतात तसं काहीतरी भाषांतर करून टाकलं मी, असं म्हणायला हरकत नाही. मला इतके दिवस वाटायचं की हे भाषांतर करणं वगैरे म्हणजे थोडं कम अस्सल काम आहे. जो मूळ लेखक असतो ना त्याची प्रतिभा आणि त्याला खरं तर दाद द्यायला पाहिजे. आणि हे खरंच आहे. त्यामुळे हे आपलं मराठी भाषेमध्ये ते यावं असं मला वाटलं, म्हणून मी माझ्या परीने हा प्रयत्न केलेला आहे. माझ्या मते तो खूप चांगला झाला आहे, कारण मी त्याला अगदी जाणीवपूर्वक अनुवाद किंवा भाषांतर असं न म्हणता भावानुवाद असा शब्द वापरलेला आहे. कारण मराठी भाषेचा जो एक लहेजा आहे, जी एक लज्जत आहे, जी एक इज्जत आहे, ती त्याच्यामध्ये उतरायला पाहिजे भाषांतरामध्ये असं मला वाटतं. आणि त्या शब्दाला शब्द जोडून काय होत नाही. नाहीतर गुगल ट्रान्सलेट असताना मला हा उद्योग करायची खरं तर गरज पडली नसती. पण तसं होत नाही. हे पुस्तक मला आवडलं याच्यासाठी की विज्ञानाबद्दल रंजक माहिती देणारी खूप पुस्तकं आहेत. डिस्कवरीवरती रोज आपण काय काय व्हिडिओज वगैरे बघत असतो वगैरे वगैरे वगैरे. शालेय पुस्तकांमध्ये सुद्धा खूप माहिती असते. पण विज्ञानाच्या तत्वज्ञानाबद्दल, त्याच्या मागच्या विचाराबद्दल, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाबद्दल इतकं सुंदर भाष्य करणारं पुस्तक मला दुसरं आढळलं नाही. अगदी शालेय वयाच्या मुलांना सुद्धा समजेल, उमजेल, आवडेल आणि पटेल अशा भाषेमध्ये डॉकिन्सने हे सगळं लिहिलेलं आहे. त्यांनी युक्ती अशी वापरली आहे की तो सुरू करतो वेगवेगळ्या मिथक कथांपासून. आणि फक्त विशिष्ट धर्मातल्या, विशिष्ट प्रदेशातल्या मिथक कथा नाही आहेत, सगळ्या जगभरच्या मिथक कथा आहेत. म्हणजे अर्थातच तो जन्माने ख्रिश्चन असल्यामुळे ख्रिश्चन धर्माबद्दलच्या मिथक कथा त्याला अगदी तोंडपाठ आहेत, जशा आपल्याला हिंदू धर्माच्या मिथक कथा तोंडपाठ असतात तशा. पण तो फक्त तेवढ्यावरच थांबत नाही, जगभरातल्या मिथक कथांची उदाहरणं देतो. आणि हे मी खरोखरच असं घडताना बघितलं
त्याच्यामध्ये एक इजिप्शियन लोकांची मिथक कथा आहे. माझा हाऊसमन मला म्हणाला की सर त्याच्यामध्ये असं दिलं की नट नावाची एक देवता असते आणि ती रोज रात्री सूर्य गिळते म्हणून सूर्यास्त होतो. किती हास्यास्पद आहे हे. म्हटलं सूर्याला 7 घोडे असतात आणि आरुणी नावाचा लंगडा माणूस त्याचा जे सारथी असतो, हे पण हास्यास्पद नाही का मग? त्यामुळे नकळतरित्या इतरांना जेव्हा आपण हसतो त्यावेळेला आपण आपल्या प्रथा परंपरांबद्दल आणि पुराण कथांबद्दल विचार करायला लागतो. हे या डॉकिन्सच्या मांडणीचं वैशिष्ट्य आहे असं मला वाटतं. तो आवर्जून असं सांगतो की मी जे काय सांगतोय विज्ञान म्हणून ते काही अंतिम नाही, कारण वेगवेगळ्या नैसर्गिक घटिरांबद्दल तो बोलतो. इंद्रधनुष्य का दिसतं, भूकंप का घडतात, दिवस रात्र का होतात, वगैरे वगैरे. त्याच्या मागच्या मिथक कथा तो सांगतो आणि मग त्याच्या मागचं विज्ञान समजावून सांगतो. आणि तो हेही सांगतो की अणूच्या गर्भाबद्दलची मांडणी मला समजली आहे तेवढं मी सांगतो, मी सांगतो ते अंतिम नाही. इतकंच काय, सगळं मला समजलेलं नाही, अशी प्रामाणिक कबुली तो देतो. कारण आम्हाला समजत नाही असं म्हणण्यामध्ये प्रामाणिकपणा जास्त आहे आणि विज्ञानाकडे हा प्रामाणिकपणा हे फार मोठं विज्ञानाचं एक सामर्थ्य आहे असं मी समजतो. या निमित्ताने डॉकिन्सच्या मी भजनी लागलो म्हणा, आणि त्यांना भेटायला म्हणून मागच्या वर्षी मी त्या कॉन्फरन्सचा उल्लेख केला, त्या ठिकाणी गेलो होतो आणि आपल्या अँटी ब्लॅक मॅजिक ॲक्टबद्दलची माहिती मी तिथे दिली. ते स्वतः देखील चकित झाले की एखादी रॅशनलिस्ट लोकांची ऑर्गनायझेशन ही इतक्या सामाजिक प्रश्नामध्ये, मग ते आंतरजातीय विवाह असो किंवा भूत भानामती असो किंवा असा ब्लॅक मॅजिकचा कायदा आणण्यासाठी दिवस रात्र एक करते आणि एखाद्या नेत्याचा त्याच्यासाठी खून होतो, हे ऐकून त्यांना देखील खूप मोठा धक्का बसला. त्यांच्या पुस्तकांची जगभर प्रकाशनं होत असतात, भाषांतर होत असतात, त्यामुळे त्याच्याबद्दल सुद्धा, भाषांतराबद्दल सुद्धा बरीच चर्चा झाली. आपण नेहमी म्हणतो की मराठी भाषा ही इंग्रजी भाषेच्या मानाने कमी आहे, कुठेतरी दुबळी आहे. खरं आहे ते, त्याच्याबद्दल काही नाही. पण या पुस्तकाबद्दल मात्र मला अशी अडचण कधीही आली नाही. उलट अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने तो अनुवाद, भावानुवाद वठलाय असं मला वाटतं. वाय डू डे अँड नाईट्स हॅपन, वाय डू सीझन्स हॅपन, असं त्यातल्या एका चॅप्टरचं नाव आहे. त्याचं भाषांतर करताना मग मला कविता आठवली. ऋतू वसंताधिक येती जाती, तैसेची होती दिनाती आणि राती, अचूक चाले क्रम जो असारे, हे सृष्टीचे कौतुक जाण सारे. ही कविता तुम्हाला कधीतरी ऐकली असेल. मग या कवितेच्या ओळींमध्ये बदल केला. ऋतू वसंताधिक का येती जाती, तैसेची का होती दिन आणि राती. अशा पद्धतीने हे भाषांतर तिथे करता आलं. अनेक मराठी वाक्प्रचार, गाणी, त्यातल्या ओळी या भाषांतर करताना वापरता आल्या. इंद्रधनुष्याबद्दल म्हणताना नभी उमटे इंद्रधनु, इंद्राचे चाप जणू, अशा प्रसिद्ध ओळी आहेत त्या वापरता आल्या. त्यामुळे हे नुसतं भाषांतर एका भाषेचं दुसऱ्या भाषेमध्ये असं झालेलं नाही आहे असं मी समजतो. अर्थात यात काही गोच्या सुद्धा झाल्या. मानवाचे अंती गोत्र एक, अशी एक ओळख विंदा करंदीकरांची मी वापरली. मी हे पुस्तक जाहीरपणे वाचून दाखवत होतो वाईच्या आमच्या ग्रंथालयामध्ये. खूप लोक जमायची. दर रोज एक चॅप्टर अशा पद्धतीने मी ते भाषांतर वाचून दाखवायचो. त्यातले एक जण मला उठून म्हणले, म्हणजे बघा तुम्हाला ते गोत्रबित्र मान्य दिसतंय सगळं. आपले पूर्वज म्हणजे माणसाचे पूर्वज, आजोबांचे 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 आजोबा, ज्या सत्यपाल सिंहांना दिसलं नाही की त्यांनी लिहून ठेवलेलं की असा असा अरे माणूस जन्माला आला वगैरे वगैरे, तो डॉकिन्स समजावून सांगतो की असं काही झालेलं नाही. कुठलीही माकडेण आपल्या मिस्टर माकडाला म्हटलेलं नाही की आगोबाई बघितलं का गंमत, आला बाई पहिला माणूस जन्माला. असं काय कधी झालेलं नाही. हे समजावून सांगताना खरंच त्यांनी असं म्हटलंय. तुम्ही वाचा त्या पुस्तकामध्ये. फार मजेशीर आणि शैलीदार लिखाण आहे त्याचं. उलटा 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 तो आपल्याला आपल्या मत्स्य पूर्वजांपर्यंत घेऊन जातो. आणि मग मी शब्द वापरला मत्स्यावतार. आता मत्स्यावतार म्हटल्यानंतर परत त्याच्यामध्ये गफलत होण्याची शक्यता आली. त्यामुळे माझी अशी विनंती आहे की हे जे काय लिखाण आहे ते त्यातलं जे काय कंटेक्स्ट आहे, जो संदर्भ आहे, त्याच्या अनुसरून आपण हे लक्षात घ्यायला पाहिजेत. त्या मराठी भाषेची गंमत घ्यायला पाहिजे. त्याचबरोबर त्यातल्या मूळ जो विचार आहे तो देखील आपण आत्मसात करायला पाहिजे. हे पुस्तक परिपूर्ण व्हावं म्हणून आमच्या परीने आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. मगाशी सगळ्या ऑब्स्टेट्रिशियन्सची नावं घेतली, त्यांनी देखील खूप मोठा हातभार लावलेला आहे. रिचर्ड डॉकिन्सची ओळख करून देणारा एक लेख या सुरुवातीलाच या पुस्तकामध्ये घातलेला आहे. कारण बऱ्याच लोकांना रिचर्ड डॉकिन्स कोण, त्याचं कार्य काय याच्याबद्दल माहिती नसेल. आणि मग या पुस्तकातले मुख्य भाग हा सुरू होतो.
या पुस्तकामध्ये ज्या काय त्रुटी असतील त्याचं श्रेय माझं आहे, जे काय चांगला भाग आहे त्याचं श्रेय रिचर्ड डॉकिन्सचं आहे. कितीही केलं तरी भाषांतर म्हणजे हातमोजा घालून प्रेयसीच्या गालावरून हात फिरवण्यासारखं आहे. याची नम्र जाणीव मला आहे. तुमच्या सगळ्यांच्या अभिप्रायाची आणि प्रतिक्रियेची मी मोकळ्या मनानं वाट बघतोय. या इथे येऊन मला पुस्तकाबद्दल बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. आजच्या या कार्यक्रमाचा समारोप आपले अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश खुरसाळे करतील. त्यांच्याबद्दल परिचय करून देतील नितीन सेठ. डॉक्टर सुरेश खुरसाळे, त्यांना आपण सगळेच ओळखतात, तरी एक थोडा अल्प औपचारिक परिचय. मराठवाडा नांदेड मधील वैद्यकीय क्षेत्रातील एक अत्यंत प्रथितयश व्यक्तिमत्व आहे. आंबेजोगाई येथील योगेश्वरी शिक्षण संस्थेचे ते लोकप्रिय अध्यक्ष आहेत. ही शिक्षण संस्था स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी स्थापन केलेली आहे आणि महाराष्ट्र अनिसचे राज्य उपाध्यक्ष आहेत. डॉक्टर सुरेश खुरसाळे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष माझे मित्र श्री अविनाश पाटील, आजचे प्रमुख वक्ते आदरणीय श्रीराम पुनियानी सर, तसेच डॉक्टर शंतनू अभ्यंकर, श्री मच्छिंद्र मुंडे आणि सर्व साथींनो. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा माझा अनौपचारिक संबंध बरेच वर्षापासून होता. डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांचा माझा चांगला परिचय होता. तरी या पदावर मी आलो तो लॅटरल पद्धतीने आलो आहे आणि त्यामुळं बऱ्याच जणांना मी नवा आहे. मित्र, पुनियानी सरांनी आज सर्वांच्या समोर असलेल्या बिकट प्रश्नाचं रूप उघडून दाखवलं आणि काहीतरी त्याच्याबद्दल करण्याचं, त्याच्यावर आपण काहीतरी सर्वांनी आणि संघटनेने काहीतरी करावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ही खरोखर विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. मानवतावादाकडून विवेकाकडे किंवा विवेकाकडून मानवतावादाकडे हा जो प्रवास आहे, तो प्रवास खरं म्हटलं तर देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासून आपला सुरू झाला आहे. देश स्वतंत्र झाला, प्रजासत्ताकी झाला म्हणजे नेमकं काय झालं आणि एक नागरिक म्हणून आपल्याला काय मिळालं, ह्या प्रश्नाचं उत्तर बाबासाहेब आंबेडकरांना पडलं होतं आणि त्याने सांगितलं होतं की हे संविधान सर्व तळागाळातल्या लोकांना विकासाची समान संधी देणारं आणि शोषणमुक्त करणारं असं असलं तरी ते चांगल्या लोकांच्या हातात पडलं तर आमचे उद्दिष्ट, आमच्या आकांक्षा सफल होतील. तसं झालं नाही तर याचा काही उपयोग नाही. परंतु तसं झालं नाही असं म्हणताना या घटनाकारांनी आणखीन एक गोष्ट करून ठेवली होती की हे संविधान तुम्हाला अर्पण करीत आहोत. हे कोण आहेत? हे आम्ही भारताचे लोक. आम्ही म्हणजे त्याच्यामध्ये आम्ही भारताचे लोक असा निर्धार करतो की समाज व्यवस्था बदलून एक नवी शोषणमुक्त आणि विकासाची समान संधी देणारी समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचं काम
हे तुमचं आमचं सर्वांचं आहे, सर्वकालिक नागरिकांचं काम आहे. हे अतिशय चांगलं संविधान देत असताना त्याच्यावर ते पूर्णपणे अंमलात येईल, त्याची फळं सर्वांना चाखायला मिळतील अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची जबाबदारी त्यांनी आपल्या सर्वांना टाकली. आणि अशी जबाबदारी सर्वांना टाकत असताना पुष्कळ लोकांना असं तेव्हा वाटत होतं, विशेषतः आता जवाहरलाल नेहरूंचा उल्लेख इथे झाला, पंडितजींच्या बद्दल एक गोष्ट निश्चित सांगता येईल की हे संविधान तळागाळापर्यंत झिरपावं, तळागाळापर्यंत जावं याच्यासाठी त्यांनी अनेक प्रयत्न केले. आणि अनेकांना त्यांच्या शैक्षणिक धोरणामुळे कदाचित समाज शिक्षित झाला, म्हणजे हे सर्व आपोआप होऊन जाईल असं वाटत होतं. पण तसं झालं नाही हे अनेकांच्या लक्षात आलं. त्याच्यात विशेषतः दाभोळकरांच्यासारखे नागरिक होते आणि त्यांना असं वाटलं की हे संविधान जे तळागाळापर्यंतच्या लोकांना शोषणमुक्त आणि एक नवीन समाजव्यवस्था निर्माण करणारं असं व्हायला पाहिजे, ते होत नाही आहे. आणि शिक्षणातून तर ते मुळीच होत नाही. शिक्षणातून केवळ पोटभर विद्या मिळते आणि पैसे कमवणारे शिक्षित लोक तयार होत आहेत, अतिशय आत्मकेंद्री. त्यांचा उपयोग तळागाळातल्या लोकांना शोषणमुक्त करण्यासाठी मुळीच होणार नाही. तेव्हा अशा संघटना निर्माण केल्या पाहिजे. हे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं कार्य हे दीपस्तंभासारखं आहे. ह्या संविधानाला प्रत्यक्षात आणायचं असेल आणि घटनाकारांच्या आकांक्षा प्रत्यक्षात उतरवायच्या असतील तर अशा संघटनांच्याचकडे आशेनं पाहावं लागतं आणि याच संघटनांच्याकडून ते कार्य होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. त्याच्यासाठी आपण सर्वांनी झटलं पाहिजे आणि सर्वांचं आपलं योगदान त्याच्यामध्ये आपण दिलं पाहिजे असं आवाहन करतो. आणि माझ्याकडून हे काल निशा भोसले ताई असं फार म्हणाल्या की माझ्या जीवात जीव आहे तोवर मी हे कार्य करीत राहील. फार छान वाटलं. आजही सकाळी इथं तरुण लोक बोलले, खूप छान वाटलं. मी काही तरुण नाही आहे, परंतु माझ्या जीवात जीव असेपर्यंत मी हे काम करीन अशी ग्वाही देतो. आणि मला या सर्व कार्यक्रमात लॅटरली का होत नाही, मला इथं सामावून घेतलं त्याच्याबद्दल संयोजकांचे आणि कार्यकारिणीचे मी आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आता आपल्या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन रामदास देसाई यांना करण्याची मी विनंती करते. नमस्कार साथी, मी रामदास देसाई आभार व्यक्त करण्यासाठी इथे उपस्थित आहे. आजच्या आपल्या दुसऱ्या सत्राचे प्रमुख वक्ते लाभलेले माननीय डॉक्टर राम पुनियान सर यांनी आपल्याला इथे बहुमूल मार्गदर्शन केलेलं आहे, जे आपल्या सर्वांनाच मार्गदर्शक असेल. त्यांनी इथे वेळ काढून उपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांचे आभार. यानंतर आपल्या दुसऱ्या सत्रासाठी लाभलेले अध्यक्षीय पाहुणे डॉक्टर सुरेश खुरसाळ सर यांचेही आभार. त्यानंतर या कार्यक्रमासाठी मंचावर असलेले महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाशभाई यांचेही आभार. यानंतर या त्रिदशकपूर्तीच्या कार्यक्रमाच्या मंचावरती डॉक्टर रिचर्ड डॉकिन्स यांच्या द मॅजिक ऑफ रिॲलिटी या पुस्तकाचं मराठीत अनुवाद केलेलं पुस्तक जादुई वास्तव याचं प्रकाशन इथं जे झालं ते डॉक्टर शंतनू अभ्यंकर सर यांच्यामुळे खरं तर माझ्यासारखेच इतरही मराठी वाचकांना ते चांगलं वाचण्यासाठी आणि अनुभवण्यासाठीची संधी मिळाली मला, किंवा आम्हाला मिळेल सगळ्या मराठी वाचकांना. आणि संधी दिल्याबद्दल डॉक्टर शंतनू अभ्यंकर सर आणि इथे उपस्थित असल्याबद्दल त्यांचे आभार. यानंतर प्रकाशन विभाग गेली 25 वर्ष जे सांभाळतात ते आपले प्राध्यापक मुंडे सर यांचेही आभार. आणि लडाखवरून सोनम वांगचुक सर जे इथं उपस्थित राहू शकले नाहीत, पण त्यांनी आपल्याला व्हिडिओच्या माध्यमातून डिजिटल संदेश पाठवला, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. आणि उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि सर्व कार्यकर्त्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद, आभार.